Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So our today's topic is Daily Doubts Class 4. इससे पहले हम लोगों ने 3 डाउट्स क्लास किए हैं। तो आप लोग यदि पहली बार डाउट्स क्लास 4 देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बाकी का 3 भी देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डाउट्स क्लास में क्या है कि जो आप लोग का डाउट्स है या हमको जो लगता है अच्छा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अच्छा होगा यदि आप पीछे का बाकी 3 डाउट्स क्लास भी देख ले, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, तो जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपना सजेशन दे सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कोई भी डाउट्स हो आपको किसी भी टॉपिक में तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। वैसे मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप वहां से ईजिली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका क्या आंसर आता है और आपका क्या अप्रोच है, फिर उसके बाद वीडियो को देखिए कि मेरा अप्रोच क्या है और आंसर क्या आता है। हो सकता है आंसर सेम आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा। जब भी आप भी राइट अप्रोच को फॉलो करेंगे, मैं भी राइट अप्रोच को फॉलो करूँगा, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन हो सकता है अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो पहले जब भी कोई नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 5 years अगो was 94 years. ठीक है, टुडे when the daughter has been married off and replaced by a daughter-in-law, the sum of their ages is 92. Assuming that there has been no other chance in the family structure and all the people are alive, what is the difference in the age of the daughter and daughter-in-law? चलिए इसको दो तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे पहला जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है कि इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप पार्ट 1 का एक क्वेश्चन था उसमें आप देखिएगा जा करके, तो उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस है, बट एक बार फिर से यहाँ बता रहा हूँ कितना ईजिली हम लोग उस क्वेश्चन को किए थे पार्ट 1 में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि टुडे 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 मतलब आज के दिन में किसी ग्रुप का एवरेज यदि एन है, एवरेज एन है, ठीक है, तो या ए ले लीजिए, कुछ भी एवरेज ए ले लेते हैं, चलिए ए ले लेते हैं। तो एन ईयर्स अगो उस ग्रुप का एवरेज क्या होगा, ए माइनस एन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और उसको मैं एक्सप्लेन भी किया था पूरा डिटेलिंग के साथ। अब यहाँ से यदि होगा एन ईयर्स लेटर, मतलब एन साल के बाद, तो उसका एवरेज हो जाएगा ए प्लस एन। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद दूसरा मेथड भी है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 5 years अगो वाज 94। यदि सम है 94, 4 मेंबर है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 23.5, तभी तो 23.5 इंटू 4 94 होगा। तो देखिए 5 years अगो एवरेज कितना है 23.5, ठीक है 23.5। तो नाउ मतलब कि टुडे उसका कितना हो जाएगा, देखिए एन ईयर्स अगो ए माइनस एन था, तो अभी क्या है ए, मतलब कि एन ईयर्स अगो में एन जोड़े थे, तो 5 साल पहले 23.5 है, तो अभी कितना हो जाएगा 23.5 प्लस 5, तो कितना आएगा 28.5 ईयर्स। ठीक है, सिमिलरली बोल रहा है कि टुडे व्हेन द डॉटर हैज बीन मैरिड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय ए डॉटर इन द सम ऑफ देयर एजेस इज 92, मतलब अभी टुडे। फर्स्ट केस में तो एवरेज कितना आया टुडे के लिए 28.5। सेकेंड केस में बोल रहा है कि एवरेज कितना है, एवरेज 4 लोगों का सम ऑफ एजेस 92 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 23। तो टुडे दूसरे केस में बोल रहा है एवरेज कितना है 23 है। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है कि जो डॉटर है और डॉटर इन लॉ के एज में डिफरेंस कितना है, ये सब चीज़ हम लोग मन में ही कर सकते हैं। देखिए अभी टुडे एवरेज है 4 लोगों का 23, ठीक है, तो बाकी पहले इस केस में भी तो 3 लोग सेम हैं, केवल चेंजेस क्या हुआ है, यहाँ पे डॉटर था
मतलब डॉटर थी, उस डॉटर को रिप्लेस करके यहाँ पे डॉटर इन लॉ लाया गया है, ठीक है। तो इस केस में भी तीन लोगों का सम कितना होगा, 69। इस केस में भी तीन लोगों का सम कितना होगा, 69, और चौथा 23 होगा। तो इस केस में टोटल एज कितना हो जाएगा, 28। देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 28.5। सेकेंड केस में क्या है, एवरेज 23 है। 28.5 करने का मतलब इस केस में सबका एवरेज 23 है, मतलब चारों को ले लेते हैं 23, ठीक है। तो यहाँ पे 23, 23 और ए वाला जो लास्ट वाला है डॉटर, वो तो 28.5 ईयर्स होगी। लेकिन यहाँ का जो 5.5, 5.5, 5.5 यहाँ पे आके मैनेज करेगा, तो 5.5, 5.5, 5.5 कितना आ जाएगा, 16.5। तो ये कितना आ जाएगा, 45। अब देखिए लास्ट वाला डॉटर इन लॉ है, कितना है, 23। इस वाले में लास्ट कितना है, 45। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 22 ईयर्स का। ये सब मन में ही कर सकता है, समझाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, मे भी आपको समझ में नहीं आया, बट मन में किया जा सकता है। देखिए एवरेज क्या आया, जब डॉटर थी तो 28.5, जब डॉटर इन लॉ आई तो एवरेज कितना हुआ, 23। तो 28.5 में देखिए लास्ट वाले केस में, डॉटर इन लॉ के केस में कितना है, सबका एवरेज 23। तो मैंने चारों को 23, 23, 23 ले लिया। तो यदि इस वाले केस में 1, 2, 3, ये तीन बंदा तो यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ भी इसका भी एज लेना पड़ेगा 23, 23, 23, और लास्ट वाले का तो 28.5 होगा। लेकिन एवरेज आपको 28.5 मतलब 28.5 मैनेज करने के लिए इसका 5.5, इसका 5.5, इसका 5.5 कहाँ पे आएगा, इस डॉटर के एज में आएगा। तो टोटल को जोड़े तो कितना है, 45। यहाँ पे डॉटर इन लॉ के एज कितना लिए हैं, 23। ऑन एन एवरेज के हिसाब से कितना लिए हैं, 23। तो दोनों के बीच 23 और 45 में दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, 22 ईयर्स का। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये एवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बहुत इजीली हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 22.5। चलिए इसको सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं। कुछ लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा, वो भी मेथड बहुत ईजी है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन इस मेथड को डिस्कस करने का यहाँ पे मोटो ये था कि इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन जब आप पार्ट 1 में जाएंगे, पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कितना इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। यदि ट्रेडिशनल मेथड से वहाँ जाएंगे तो हम लोग का क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड मेथड से इसको देखते हैं कैसे होगा। यदि इसको सेकेंड मेथड से देखेंगे तो क्या है, 5 ईयर्स अगो मान लें कि 4 मेंबर है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 5 ईयर्स अगो कितना है, 94, ठीक है। तो अब 5 साल के बाद सब में 5 ईयर्स जुड़ जाएगा, B प्लस 5, C प्लस 5, D प्लस 5। इसका एज कितना होगा, 94। 5, 10, 15, 20, 20 जुड़ जाएगा। मतलब कि आज टुडे इस चारों का जो सम होगा कितना होगा, 94 प्लस 20, 114, ठीक है। सिमिलरली आगे बोल रहा है कि जब डी को रिप्लेस, सपोज डी को डॉटर लेते हैं, डी को रिप्लेस करके डॉटर इन लॉ ई ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई को लेते हैं तो कितना आता है, उसका एज 92, ठीक है। अब आपको डॉटर कौन है, डी है, डॉटर इन लॉ कौन है, ई है। तो डी माइनस ई निकालने के लिए आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 - 2 करेंगे तो आ जाएगा डी माइनस, क्योंकि ए बी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी सी यहाँ से भी कैंसिल। तो डी माइनस ई कितना आएगा, 114 माइनस 92। इसका सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 22 ईयर्स। यहाँ पे ये वाला इजी लग रहा है, लेकिन जो पीछे बताए थे थोड़ा सा टफ लगेगा इस क्वेश्चन के लिए। बट वो जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। पार्ट 1 के क्वेश्चन को आप जाके देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन P कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स, मशीन Q कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स, while machine R can print the same in 12 hours. All the machine started printing at 9 AM. मशीन P is stopped at 11 AM. मतलब कि मशीन कितने P जो है कितने देर तक काम किया, 2 घंटे के लिए, क्योंकि 9 मतलब 9 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे जो बंद कर दिया जाता है, मतलब 2 घंटे के लिए मशीन P काम करता है। एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट द वर्क, मतलब Q और R जो है कंप्लीशन मतलब वर्क के खत्म होने तक काम करता है। अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द प्रिंटिंग ऑफ 1 लाख बुक्स विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। इसको हम लोग LCM मेथड से करेंगे। P Q R, P कितने देर में कर लेता है, 8 घंटा में। Q कितने देर में कर लेता है, 10 आवर्स में, ठीक है। R कितने देर में कर लेता है, 12 आवर्स में। तो ये कितने कितने देर में कर रहे हैं, 8 आवर्स Q
10 आवर्स, आर कितने दिन में किया 12 आवर्स। तो ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम मेथड से कर रहे हैं तो इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12 8 12 और 10 का यदि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120। चलिए इसको 120 ले लिए। तो पी वाला जो है कितना करेगा काम 15 पर आवर करेगा। ठीक है, ये कितना करेगा 12 पर आवर, ये कितना करेगा 10 पर आवर। ठीक है, अब देखिए P जो है 2 घंटे के लिए काम करता है तो 2 घंटे ले लेते हैं, लेकिन Q और R जो है वो कंप्लीशन तक काम करता है तो चलिए x R ले लेते हैं। ठीक है, P जो है 2 घंटे तक काम किया तो 2 घंटे का ले लिए। ठीक है, Q भी मतलब कि वर्क जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक काम करते रहता है तो 1 आवर से ले लेते हैं कि टोटल 1 आवर में काम ख़त्म होता है। तो 10 के लिए भी 1 आवर होगा, मतलब जो आर होगा उसके लिए भी 1 आवर काम करना पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द प्रिंटिंग ऑफ 1 लाख बुक्स विल कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब देखिए ये जो जितना वर्क होगा वो 120 के बराबर होगा, मतलब 30 प्लस 12x प्लस 10x, ये 120 के इक्वल टू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कितना आएगा 22x, 22x बराबर कितना आएगा 90, तो x बराबर कितना आएगा 90/22। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 2/22 मीन्स 2/22 को कितना लिख सकते हैं 1/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 आवर्स आ गया प्लस 1/11 इंटू 60, 1/11 आवर्स आया तो इसको 60 में मिनट में बदलने के लिए 60 कर सकते हैं। तो ये तो 4 आवर्स का 4 आवर्स हो ही गया, 60/11 कितना आएगा ऑलमोस्ट 5.5 मिनट्स आएगा। तो अब देखिए मतलब कि क्वेश्चन को कायदे से यदि इस चीज़ से सोल्व किया जाए तो 9 बजे स्टार्ट हुआ था और इतना टाइम लगता है, मतलब 9 4 13, मतलब कि 1:05 अप्रोक्स पे वो काम ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आप लोग को अप्रोक्स वैल्यू पूछा गया, अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द प्रिंटिंग ऑफ 1 लाख बुक्स बी कंप्लीटेड। तो 1:05 में आप लोग का एग्जैक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 PM। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल बहुत अच्छा है, बट इस क्वेश्चन के साथ डिमेरिट एक ये है कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बट कॉन्सेप्ट जो है मेन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। सोहन कैन वॉक फॉर 3 आवर्स नॉन स्टॉप बट नीड्स टू रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, मतलब कि 3 घंटे लगातार काम करता है और आधा घंटा के लिए रेस्ट लेता है, फिर 3 घंटा काम करता है आधा घंटा के लिए रेस्ट लेता है। हिज वाइफ कैन वॉक फॉर 2 आवर्स बट रेस्ट फॉर 15 मिनट्स। सोहन की जो पत्नी है वो 2 घंटे तक लगातार काम करती है लेकिन 15 मिनट की ब्रेक लेती है। सिमिलरली क्या बोला है वाइल हिज सन, सोहन का जो बेटा है 1 घंटे के लिए काम करता है और आधा घंटा रेस्ट करता है। इफ़ अ वर्क टेक्स 50 मैन आवर्स टू गेट कंप्लीटेड, मतलब कि टोटल में जो वर्क को कंप्लीट होने के लिए 50 मैन आवर्स, मतलब कि 50 आदमी यदि 1 घंटा काम करे तो उतना का काम है वो। और दूसरा कंडीशन दिया गया है कि देन अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 3 टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, एज्यूम ऑल ऑफ देम ऑल इक्वली स्किल्ड इन देयर वर्क, मतलब सबका जो एफिशिएंसी है, जितना सोहन का एफिशिएंसी है उतना ही उसकी वाइफ का एफिशिएंसी है, उतना ही उसके बेटे का एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी दे दिया है कि एज्यूम ऑल ऑफ देम ऑल इक्वली स्किल्ड इन देयर वर्क। ठीक है, तो बोल रहा है कि सोहन 3 घंटे के लिए काम कर रहा है लेकिन टोटल चाहिए कितना 50 मैन पर आवर। इधर एक आदमी 50 घंटा तक काम करे या 50 आदमी 1 घंटा तक काम करे, वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सोहन 3 घंटे तक काम करता है तो देखिए टोटल इसको 50, सोहन यदि अकेले काम करे तो कितना देर उसको काम करना पड़ेगा 50 आवर्स, तभी तो 50 मेन आवर्स हो जाएगा। लेकिन सोहन के साथ दिक्कत क्या है कि वो 3 घंटे तक काम करता है। ठीक है, और वो क्या करता है 3 आवर्स तक काम करता है और रेस्ट कितना ले लेता है हाफ एन आवर, मतलब इतना देर तक काम किया लेकिन आधा घंटा का रेस्ट ले लिया, फिर यहाँ भी आधा घंटा का रेस्ट, यहाँ भी आधा घंटा का। सिमिलरली यदि 50 आवर तक जाने के लिए उसको 48 तक लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो ये 2 घंटा है इस 2 घंटे में तो काम कंप्लीट ही कर लेगा, 3 घंटा पूरा होता तब तो वो आधे घंटे का रेस्ट लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 ही घंटा है तो काम करते ही चला जाएगा। तो जो सोहन है, सोहन कितना देर तक किए
ये 3 3 के गैप पे कितना 16 गैप बनेगा 48 तक। तो 16 गैप में 3 घंटा तो ले रहा है, ठीक है। एक गैप में 3 घंटा तो ले ही रहा है, लेकिन आधा घंटा और ले रहा है, मतलब कि 7/2 आवर्स ले रहा है, ठीक है। और इसमें 48 घंटा से 50 घंटा में तो 2 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया 2 8 16, 8 7 56, 2 58, मतलब 58 आवर्स में सोहन उस काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि 3 घंटा काम किया, आधा घंटा रुका, मतलब रेस्ट किया, 3 घंटा काम किया, आधा घंटा, तो ऐसा कहाँ तक जाएगा 48 तक ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 48 से 50 जाने में तो 2 ही घंटा काम करेगा, वो तो काम करता ही चलेगा, क्योंकि उसको 3 घंटा के बाद ब्रेक चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 ही घंटा चाहिए, तो ब्रेक यहाँ पे लेगा नहीं। तो इसका मतलब 16 बार वो कितना 7/2 आवर्स का टाइम लेगा। तो ये कितना है 56, और 2 घंटा तो यहाँ से यहाँ 58। सिमिलरली यदि उसके वाइफ के बारे में देखा जाए तो वो इसको भी 50 आवर्स चाहिए उस काम को कंप्लीट करने में अलोन। लेकिन एक काम क्या कर रही है 2 घंटे का काम कर रही है। तो यहाँ से 2 4, सिमिलरली 48 तक आएगा। देखिए 48 से 50 जाएगी तो 2 घंटा में तो काम कर ही देगी वो। यदि 2 घंटा से ज़्यादा चाहिए तब तो उसको रेस्ट लेना पड़े। यहाँ तो 2 घंटा का काम ख़त्म हो ही गया, तो उसके बाद तो रेस्ट ही करेगी। तो ये वर्क यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 48 से 50 जाने के बाद 2 घंटा तो हो ही जाता है। उसके बाद तो उसको रेस्ट करने का ज़रूरत यहाँ नहीं है, वो ऑलरेडी काम ख़त्म होगा, रेस्ट करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 2 2 का। 2 घंटा क्या कर रही है काम कर रही है, लेकिन 15 मिनट रेस्ट ले रही है, मतलब 1/4 आवर्स का रेस्ट ले रही है। तो ये 2 2 का गैप कितना बार बढ़ेगा 24 बार। 24 बार में 2 घंटा तो ले ही रही है, उसके अलावा 1/4 घंटा भी ले रही है, मतलब कि 2 घंटे के लिए वो कितना टाइम ले रही है 2 + 1/4, मतलब 9/4 ले रही है। तो 9/4, और बाद में ये 2 घंटा तो लेगी ही लेगी, तो 2 घंटा। ये कितना आया 6 9 54 2 56, मतलब कि जो उसकी वाइफ है वो कितने देर में काम कंप्लीट करेगी 56 आवर्स में, ठीक है। इसके वाइफ कितने दिन में काम करेगी कंप्लीट 56 आवर में। सिमिलरली यदि सन के लिए देखते हैं तो सन कितना काम कर रहा है। सन के लिए देखिए 1 घंटा काम करता है और आधा घंटा वो रेस्ट करता है। तो यहाँ देखिए ये 49 तक ही, क्योंकि 50 तक जाने में वो तो काम कंप्लीट कर देगा, उसके बाद तो रेस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन हर 1 घंटे उसको क्या चाहिए 1 2 3, हर 1 घंटे उसको 1 घंटा काम करने के बाद कितना देर का आधा घंटा का रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो आधा घंटा का रेस्ट यहाँ पे लिया। तो 49 टाइम्स इसको कितना 1 + 1/2 का टाइम चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3/2, और प्लस बाद में 1 तो चाहिए ही चाहिए। ये कितना आ जाएगा 2 से जाएगा 24.5, 24.5 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 73.5। तो टोटल टाइम जो है सन कितना लेगा 74.5। देखिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही एक एम नहीं है, यहाँ पे एम एक और है कि यहाँ पे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझना, ताकि जब एग्ज़ाम में जनरली कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं देगा। एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर का मेन एम रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट को ये करना कि आप एकदम से कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाए। देगा एक लेवल तक का कॉम्प्लिकेशन देगा आपके कैलकुलेशन में, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब देखिए सोहन को कितना आवर्स लग रहा है काम कंप्लीट करने में अलोन 58 आवर्स, उसकी वाइफ को कितना लग रहा है 56 आवर्स, उसके बच्चे को कितना लग रहा है 74.5 आवर्स। तो चलिए इसको रब करके यहाँ पे सॉलिड डेटा लिख लेते हैं। तो सॉलिड डेटा ये है कि सोहन 58 आवर्स लेता है, उसकी वाइफ जो है 56 आवर्स लेती है, और सन जो है 74.5 आवर्स। तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो तीनों में से 2 कॉमन ले लिए, तो ये कितना बचा 29, ये कितना बचा 28, ये कितना बचा 37.25, ये कितना बचा 37.25 बचेगा, ठीक है। तो यही पे बोले थे, इसी के बारे में बोले थे कि इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे 58 हो गया, तो ये कितना बचा 28 × 37.25, ठीक है। 56 यदि ले लिए तो ये कितना बचेगा 29 × 37.25। यदि 74 ले लिए तो ये कितना बचा 29 × 28। इस सबको यदि आप सम कीजिएगा गुना करके तो ये आएगा 2935.25। इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैं इस वैल्यू को रखा है। और ए वाला जो वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू कितना आता है 60494, ठीक है। देखिए यहाँ पे
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेन एम नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था ना कि सोहन कैसे 58 आवर्स लेगा, उसकी वाइफ कैसे 56 आवर्स लेगी, उसका बेटा कैसे 74.5 आवर्स लेगा, वही है। अब क्या बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना लेगा। ये जो 60494 डिवाइडेड बाई 2935.25, ये ऑलमोस्ट आपको आएगा 20.6 के बराबर। ऑलमोस्ट कितना आएगा 20.6 आवर्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन 20.6 के अप्रोक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है अप्रोक्स वैल्यू पूछा है, तो इसके अप्रोक्स क्या आ रहा है 20 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 20 आवर्स। यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू दे के हम लोग को कैलकुलेशन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अप्रोक्स वैल्यू लाना है, तो कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट करके आंसर को हम लोग ईजिली ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 20 आवर्स। चलिए लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन लेफ्ट टाउन ए फॉर बी एट द सेम टाइम गुड्स ट्रेन लेफ्ट टाउन बी फॉर ए, द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल ट्रिप। मतलब कि जो भी स्पीड जिस भी ट्रेन का है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। 2 आवर्स आफ्टर द ट्रेन मीट्स, चलिए दो ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे ए है ये बी है, ठीक है। दो ट्रेन, यहाँ से पैसेंजर ट्रेन खुलती है, यहाँ से गुड्स वाली ट्रेन खुलती है। बोल रहा है कि कहीं पे मीट हो रही है 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, चलिए 2 आवर्स के बाद पैसेंजर ट्रेन यहाँ आ जाएगा, 2 आवर्स के बाद गुड्स ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है 450 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया 2 आवर्स आफ्टर द ट्रेन मीट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 450 किलोमीटर्स अपार्ट, द पैसेंजर ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन 60 आवर्स आफ्टर द मीटिंग। मतलब कि यहाँ पे यदि मीट कर रहा है तो इतना दूरी जाने में कितना आवर्स लग रहा है 60 आवर्स, किसको पैसेंजर ट्रेन को, ठीक है। एंड गुड्स ट्रेन 25 आवर्स आफ्टर द मीटिंग, मतलब कि जो ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी कितना देर लेती है, गुड्स ट्रेन कितना देर लेती है 24 आवर्स लेती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द पैसेंजर ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप, मतलब पैसेंजर ट्रेन को ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। हम लोग को यहाँ पे क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 4500 किलोमीटर, मतलब टोटल जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4500 किलोमीटर्स दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव यदि स्पीड का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो दोनों ए वाला ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वाला ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो स्पीड मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स, 2 आवर्स दिया हुआ है, तो जो स्पीड होगा वो कितना होगा v1 बाई v2। तो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 450, टाइम कितना आएगा 2, मतलब इसका जो सम होगा v1 प्लस v2 कितना आएगा 225 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना कि ए वाला ट्रेन 16 आवर्स में पूरा जर्नी तय करता है। तो चलिए इसको यदि हम लोग पैसेंजर वाले को v1 ले लेते हैं और इसको v2 ले लेते हैं, तो v1 क्या कर रहा है 16 आवर्स में, और पैसेंजर ट्रेन मतलब v2 क्या कर रहा है 25 आवर्स में। तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, ये टोटल मिला के कितना, टोटल डिस्टेंस 4500 किलोमीटर्स है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एक चीज़ तो कर देते हैं कि 16v1 प्लस 25v2 इज इक्वल टू 4500 और v1 प्लस v2, और इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो हम ऐसे नहीं जाके इसको हम लोग लिख सकते हैं 16v1 प्लस 16v2 प्लस 9v2, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए 4500। अब देखिए 16v1 प्लस 16v2, 16 इंटू v1 प्लस v2 आ जाएगा, तो 16v1 प्लस 16v2 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू होल कॉमन करके v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना आया है 225 प्लस 9v2, ये कितना आएगा 4500। अब देखिए 16 इंटू 225, 225 4 जार कितना आएगा 900, 900 4 जार 3600, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू कितना आएगा 3600। तो 9v2 का वैल्यू कितना आएगा 3600, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4500 माइनस 3600 कितना आएगा 900। तो v2 कितना आएगा 100 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। v2 आ गया कितना 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो v1 कितना आएगा, चूंकि v1 प्लस v2 225 है, तो v1 कितना आ जाएगा 125 किलोमीटर्स पर आवर। यदि v2 100 किलोमीटर्स पर आवर है तो v1 कितना आएगा 125 किलोमीटर्स पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है क्या, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द पैसेंजर ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है 125,
टोटल डिस्टेंस कितना है 4500, तो टाइम यदि इसका हम लोग निकालें तो कितना आएगा 4500 बाई 125, ये 5 टाइम्स जाएगा 25 से, तो ये कितना आ जाएगा 25 बन जा 25 20 25 एट जा 200 180 आ गया। इससे यदि हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 36 आवर्स, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन होल जर्नी कितने देर में तय करेगी 36 आवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ऑप्शन सी 36 आवर्स। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रेन्स, बोला है टू ट्रेन्स क्रॉसेस ईच अदर इन 14 सेकेंड, टू ट्रेन्स क्रॉसेस ईच अदर इन 14 सेकेंड्स व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 सेकेंड्स में कर रहा है ट्रेवल। सिमिलरली व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में यदि ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, ठीक है। और उस बीच में टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट्स 2 सेकेंड्स, 3 मिनट्स 2 सेकेंड्स करने का क्या मतलब 182 सेकेंड्स, क्योंकि 3 मिनट्स इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड 182 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज व्हाट परसेंट मोर देन द स्लोअर ट्रेन, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि v1 v2, मतलब कि v1 को यदि हम लोग बढ़ा लेते हैं तो v1 इज व्हाट परसेंट मोर देन v2 पूछा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ दोनों ट्रेन का रिलेटिव डिस्टेंस यदि लेंगे L1 प्लस L2, कुछ डिस्टेंस ही ले लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस दोनों ट्रेन के सम यहाँ भी होगा। यदि एक ट्रेन इधर आ रही है और दूसरा ट्रेन इधर आ रही है, दोनों को क्रॉस करने में यदि ए L1 है ए L2 है, तो यहाँ भी L1 प्लस L2 आएगा और दूसरे केस में भी L1 प्लस L2 आएगा। तो उस डिस्टेंस को हम लोग D ले लेते हैं, किस क्यों L1 प्लस L2 बार बार क्यों लोगे, चलिए उस डिस्टेंस को D ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है D बाई 14 इज इक्वल टू कितना आ रहा है v1 प्लस v2। सिमिलरली d बाई 182 कितना आ रहा है v1 माइनस v2, ठीक है, v1 माइनस v2, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि देखिए आपको इस चीज़ को निकालने के लिए v1 प्लस v2 कितना दिया हुआ है d बाई 14 दिया हुआ है, ठीक है। v1 प्लस v2 कितना दिया हुआ है d बाई 182 दिया हुआ है। तो दो चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो पहला, क्योंकि यहाँ पे v1 और v2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है v1 v2 d, तो v1 को d के टर्म्स में ले लेंगे, v2 को d के टर्म्स में ले लेंगे और ये चीज़ निकालना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को करने से थोड़ा सा आप लोगों को क्या ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और टाइम किल होगा। देखिए नीचे में 14 है, यहाँ पे नीचे में क्या है 182, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 14 182, यहाँ पे 14 ले लेते हैं 182, तो 14 1 13 मतलब कि 182 आएगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 182, तो क्यों ना हम d को 182 ले ले, 182 d को ले लेते, कुछ भी जो यहाँ पे ले रहे हैं वहीं यहाँ पे भी ले रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं करे, क्योंकि d यहाँ है तो d यहाँ है, यदि d का कोई वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं वही वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, तो 182। अब 182 क्यों लिए, क्योंकि जो हम लोग का कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाए। ये कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 1। अब देखिए v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना आया 13, v1 माइनस v2 का वैल्यू कितना आया 1, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा v1 कितना आ जाएगा 7, v2 कितना आ जाएगा 6। अब देखिए v1 कितना आया 7, v2 कितना आया 6। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन मतलब 7 इज व्हाट परसेंट मोर देन 6, यही तो पूछ रहा है 7 इज व्हाट परसेंट मोर देन 6। अब आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मिसिंग डी में हम लोग फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि इज बाय देन या ऑफ निकालना पड़ता है, व्हाट परसेंट मोर निकालना है तो ईज वाला पार्ट में डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ बताए थे, नहीं तो चलिए यहाँ पे कुछ वो वाला कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करना चाह रहा है। तो 7 माइनस 6 बाई 6 किससे पूछा जा रहा है स्लोअर ट्रेन से, तो 6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 कितना आएगा 16.67%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 16.67%। ईजी क्वेश्चन था, बट ए वाला चीज़ के लिए हम लोग आपको क्या किए, ए वाला कॉन्सेप्ट बताए, ये वाला क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब कि डी को बार बार क्यों हम ढोए, ठीक है। उससे अच्छा है कि डी का कोई कॉमन वैल्यू ले ले जिससे हम लोग का जो इक्वेशन है वो ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि नीचे 14 है, एक के नीचे 180, क्यों ना हम इस दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लिए 182 आया, तो v1 प्लस v2 13 आया, v1 माइनस v2 1 आया, v1 और v2 का वैल्यू निकल गया और उससे हम लोग निकाल लिए कि 7 इज 16.67% मोर देन 6। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
चलिए हम लोग का ए वाला क्वेश्चन, इन ए 4000 मीटर रेस अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम हैविंग सर्कमफ्रेंस ऑफ 1000 मीटर्स, द फास्टर रनर मीट्स द लास्ट रनर फॉर द फर्स्ट टाइम एट 5th minutes. All the runners have same starting point and each runner maintain uniform speed. If the faster runner runs at double speed of slower runner, time taken by fastest runner to complete the race. चलिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सर्कुलर जो होता है, सर्कुलर में जो मोशन होता है सर्किल के अराउंड, उस मोशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई रेस चल रहा है, यहाँ से सेम पॉइंट से सारे लोग दौड़ेंगे क्योंकि रेस है। टोटल जो दिया हुआ है सरकमफ्रेंस वो कितना दिया हुआ है 1000 मीटर्स का। ठीक है, और रेस कितना है 4000 मीटर्स का, मतलब कि 4 राउंड लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब बोल रहा है कि फास्टर और जो सबसे नीचे आता है, सबसे पीछे आता है, वो दोनों आपस में फर्स्ट टाइम कितना देर के बाद मिलता है 5 मिनट्स के बाद। तो मान लेते हैं कि 5 मिनट्स के बाद जो है स्लोअर वाला यहाँ है, तो स्लोअर का स्पीड कितना है v, और फास्टर कब मिलेगा जब यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ से आके, मतलब फास्टर दोबारा यहाँ आएगा तभी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फास्टर रनर रन्स डबल स्पीड, तो यहाँ पे दूसरे वाले जो फास्टेस्ट है उसका स्पीड क्या होगा 2v। ये मिल कितने देर के बाद रहा है 5 मिनट्स के बाद, मतलब कि जो कम स्पीड वाला है वो तो यहीं पे है, लेकिन दूसरा जो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला है वो कब मिलेगा, यहाँ से तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहला वाला जो है फास्ट वाला तो आगे निकल गया, वो तो पहले राउंड में मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब ये फास्ट वाला है वो दूसरे राउंड में यहाँ से यहाँ आएगा तो वो कहीं पे कहीं किसी न किसी पॉइंट पे यहाँ आके मिला। ठीक है, अब देखिए जो फास्टेस्ट दौड़ा और जो स्लोएस्ट दौड़ा उस दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस देखें तो हम कितना आता है, रिलेटिव डिस्टेंस देखें, सपोज ए वाला दूरी हम लोग ले लेते हैं 1 मिनट के लिए x। ठीक है, तो स्लोअर कितना देर दौड़ा, स्लोअर तो x मीटर ही दौड़ा, लेकिन फास्टर कितना दौड़ा, एक कंप्लीट करने के बाद x दौड़ा, तो फास्टर कितना दौड़ेगा, फास्टर वाला दौड़ा कितना 200 मीटर्स, क्योंकि 200 नहीं यहाँ पे 1000 मीटर्स दिया हुआ है, तो 1000 मीटर्स प्लस x दौड़ा, तो दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, x मीटर ये दौड़ा 1000 प्लस x ये दौड़ा, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना आएगा 1000 मीटर्स। और रिलेटिव स्पीड यदि दोनों का हम लोग निकालेंगे, देखिए रिलेटिव स्पीड कहने का क्या मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा v1 माइनस v2। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये v1 है ये v2 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होता है v1 माइनस v2। यदि अपोजिट डायरेक्शन में, अभी पीछे देखे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाता है v1 प्लस v2 हो जाता है। तो इस वाले केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन बोले तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कितना होगा v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 कहने का मतलब बड़ा जो फास्टेस्ट है उसका 2v जो स्पीड है, स्लोअर का v है, मतलब कि रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा 2v माइनस v कितना आ जाएगा v आ जाएगा। तो चलिए इसको रब करके दिखाते हैं, चूँकि समझाने के लिए इतना हम किए, तो रब करके इसको मैं दिखा रहा हूँ कि जो रिलेटिव स्पीड आया कितना आया, रिलेटिव स्पीड आपको v आया, रिलेटिव जो डिस्टेंस था दोनों का वो कितना आया 1000 मीटर्स आया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 5 मिनट के बाद पूछ रहा है, मिल रहा है 5 मिनट के बाद, मतलब स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर्स, टाइम कितने देर के बाद दोनों मिल रहा है 5 मिनट्स के बाद। चलिए मिनट्स को हम लोग मिनट्स में ही रहने देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यदि 5 से तो 1000 को काटेंगे तो कितना आएगा 200, ये तो मीटर है पर मिनट आएगा, क्योंकि हम लोग 5 को मिनट में ही रखे हैं, तो v स्पीड कितना आ जाएगा 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, टाइम टेकन बाई फास्टेस्ट रनर टू कंप्लीट द रेस, पूरा कंप्लीट रेस को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना राउंड जाना पड़ेगा 4 राउंड मतलब कितना 4000 मीटर्स। तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम बराबर क्या होगा टोटल डिस्टेंस कितना है 4000 मीटर्स बाई स्पीड, लेकिन पूछा किसका गया है फास्टेस्ट रनर का, तो फास्टेस्ट रनर का स्पीड कितना है 2v, तो v का वैल्यू कितना आया 200, तो 2v कितना हो जाएगा 400 मीटर पर मिनट, और ऊपर क्या आएगा मीटर्स आएगा, तो 400 से कितना टाइम्स आएगा 10 टाइम्स, मतलब कि जो फास्टेस्ट रनर है उसको कितना मिनट लगेगा टोटल जो रेस है उसको कंप्लीट करने में 10 मिनट का, तो फास्टेस्ट रनर को कितना टाइम लगेगा 10 मिनट का उसको टाइम लगेगा पूरे रेस को कंप्लीट करने में। ठीक है,
ये इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इजी है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या हुआ देखिए, रिलेटिव स्पीड तो v आएगा क्योंकि एक का 2v है, एक का v है। रिलेटिव जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना है 1000 मीटर्स। तो यहाँ से v हम लोग निकाले कितना है 200 मीटर्स पर मिनट आया। अब बोल रहा है कि फास्टेस्ट वाला का चाहिए, तो फास्टेस्ट वाला के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है रेस कंप्लीट करने के लिए 4000 मीटर्स। तो फास्टेस्ट v आया 200 मीटर्स पर मिनट, तो फास्टेस्ट वाला का कितना है 2v है, तो 400 मीटर्स पर मिनट। अब टाइम कितना आ जाएगा 10 मिनट्स। टोटल रेस को कंप्लीट करने में फास्टेस्ट वाला को कितना लगेगा 10 मिनट। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है अगला बट डेटा डिफरेंट है। इन 800 मीटर्स रेस अराउंड ए स्टेडियम हैविंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ 200 मीटर्स ऑफ द डिस्टेंस द टॉप रनर मीट्स द लास्ट रनर ऑन द 5th minutes of the race. If the top runner runs at twice the speed of last run, what is the time taken by the टॉप रनर टू फिनिश द रेस। अब देखिए सेम है, सेम पॉइंट से सारे रनर जो है रेस के लिए चलेगा, दौड़ेगा। तो फर्स्ट वाले जो 200 मीटर्स में तो मिलने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि फास्टेस्ट रनर का स्पीड ज़्यादा होगा। तो यदि सपोज कीजिए कि जो स्लोएस्ट रनर है, स्लोअर रनर है, वो यहाँ पे आके और यहाँ आता है, ठीक है। और तो फास्टेस्ट रनर क्या करेगा, एक लैप पूरा करेगा, फिर दूसरा लैप में यहाँ तक आएगा तभी होगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम पहले की तरह रिलेटिव स्पीड क्या होगा v1 माइनस v2। और यहाँ पे दिया हुआ है फास्टेस्ट रनर क्या है, उसका स्पीड डबल है जो लास्ट आता है उसके स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा v। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा सकते हैं, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो v बराबर की लिख सकते हैं हम लोग 200/5 मिनट्स। तो कितना आ जाएगा, इसको कितना 200/5 को करेंगे तो कितना आएगा 40 मीटर्स पर मिनट आएगा। कितना आएगा 40 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो इस चीज़ को अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द टॉप रनर, मतलब कि फास्टेस्ट रनर। तो फास्टेस्ट रनर का स्पीड कितना है 2v, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 80 मीटर्स पर मिनट हो जाएगा। अब आपसे इसका टाइम पूछा गया है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस, रेस का टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 800 मीटर्स। तो 800 बाई इसका स्पीड कितना आएगा 80, ये कितना आ जाएगा 10 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 मिनट्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10 मिनट्स। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर विशेस टू स्टार्ट ए 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर फ्रूट गार्डन सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर्स बार्ब्ड वायर he fences 3 sides of the garden and letting his house compound wall act as fourth side fencing. Find the diagonal of the rectangular field. मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके पास, ठीक है। उसका एरिया कितना दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके पास वायर जो है 30 मीटर्स का ही वायर है। तो उसे क्या कर रहा है, वो 3 साइड को फेंसिंग कर रहा है। फेंसिंग मतलब साइड के अलोंग 3 साइड को फेंस कर दे रहा है, ठीक है, घेराबंदी टाइप का। और जो चौथा साइड बच जाता है वो अपने जो कंपाउंड का वॉल है, ये वाला कंपाउंड के वॉल से ही उसको फेंसिंग करने का सोच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 मेथड हो सकता है, 2 मेथड। एक तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड लेंगे। और आपसे पूछा क्या गया है डायगोनल उस फील्ड का, ठीक है। तो एल कितना दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 100। मतलब यदि इससे एल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100/b। चलिए एक ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30 मीटर्स। लेकिन ये 30 मीटर्स पूरा पेरीमीटर नहीं है, ये 3 साइड का, मतलब ए। तो चलिए ले लेते हैं लेंथ, 2 लेंथ 1 ब्रेड्थ या 2 ब्रेड्थ 1 लेंथ। चलिए हम लोग को कुछ पता नहीं है तो हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, 1 लेंथ ले लेते हैं, 2 ब्रेड्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 30। तो चलिए एल के जगह पे 100/b रखते हैं, क्या, या b के जगह 100/l रख के देखते हैं। तो चलिए b के तरह जगह 100/l, यदि b ले लेते हैं तो यहाँ 100/l ले लेके देखते हैं। तो l प्लस 2 इंटू 100/l करेंगे, बाई कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 30। ये कितना आएगा एल स्क्वायर माइनस 30l। यदि सबको एक साइड लाएंगे तो एल स्क्वायर माइनस 30l प्लस 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितना है, दोनों का प्रोडक्ट 200 होना चाहिए। तो इसको -20 और -10 में डिवाइड करेंगे। जिस लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट 1 है वो देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसका रूट कितना आ जाएगा -1 1।
ए वाला कितना आएगा एल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 30L। कहीं पे हम लोग कुछ गलत किए क्या? चलिए एक बार और इस इक्वेशन को देख लेते हैं कहीं कुछ गलत हुआ है क्या। 2LB 100 है, B 100/L, L प्लस 2B 30 है, L प्लस 2 इंटू 100/L 30, ये इक्वेशन आया। तो इसका मतलब कि चलिए सही है, L का एक वैल्यू क्या आया 20, दूसरा क्या वैल्यू है 10। अब देखिए तो यदि L का वैल्यू 20 है तो V का वैल्यू कितना आएगा 5, L का वैल्यू 10 है तो V का वैल्यू कितना आएगा 10। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड, जब भी 10 इंटू 10 का जब शेप बनेगा तो एक क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि एल का वैल्यू 10 मतलब एल भी 10 नहीं हो सकता, ये वाला जो हम लोग का वैल्यू है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब एल कितना आया 20, बी कितना आया 5। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या गया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। डायगोनल निकालने के लिए क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 25, 425 को हम लोग लिख सकते हैं 425 को 25 इंटू 17 लिख सकते हैं। 25 के लिए 5 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बच गया 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5√17। अब देखिए आप लोग बोलिए कि 10 और 10 क्यों नहीं होगा। 10 और 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 और 10 का 10/10 करने के बाद वो शेप क्या हो जाएगा, 10/10 करने के बाद शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर का शेप हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है क्लियरली कि रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए उस गार्डन का, तो 10/10 नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होगा 20, ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 5। इसका डायगोनल निकालना है तो क्या कर सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका कितना आया आंसर 5√17। इसमें हीट एंड ट्रायल हम जो बोले थे, हीट एंड ट्रायल कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल 100 मतलब कि 2 का प्रोडक्ट कितना लाना है 100 लाना है, 12 प्लस बी कितना लाना है 30। तो 2 के प्रोडक्ट में हम लोग 10 इंटू 10 कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कर सकते क्योंकि क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। 25 इंटू 4 कर सकते हैं, लेकिन 25 इंटू 4 कर रहे हैं तो 2 का योग प्लस तीसरे का मतलब एक का 2 बार और दूसरे का 1 बार का योग कितना होना चाहिए 30। तो 25 और इसको यदि 2 बार ले रहे हैं तो 25 8 33, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो 100 को 2 भाग में और कैसे डिवाइड कर सकते हैं 20 इंटू 5। अब देखिए 20 पंचे 100, पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा क्या 20 और 5 को 2 बार ले ले 30, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा 400 प्लस 25। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसको करते हैं। सॉल्व कर सकते हैं बट सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हीट एंड ट्रायल भी, लेकिन हीट एंड ट्रायल के साथ जो डिसएडवांटेज का ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वो वाला चीज़ आपको स्ट्राइक कर ही जाए, लेकिन सॉल्व कीजिएगा मेथड से तो वो आएगा ही आएगा। तो चलिए लेते हैं, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 5√17। चलिए लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि ए इन्वेस्ट सर्टेन सम इन स्कीम ए एट कंपाउंड इंटरेस्ट annually of 10% per annum for 2 years. In scheme B, he invests at simple interest of 8% per annum for 2 years. He invests in scheme A and B in the ratio 1:2. The difference between the interest earned from both the scheme is Rs 990. Find the amount invested in scheme A. बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना मतलब का इतना लंबा जो इसका लैंग्वेज दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताया था इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस AB/100। 10% के लिए कितना हो जाएगा 21। तो ए स्कीम में कितना दिया हुआ है 1 पार्ट्स 1:2, तो बी में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट का रेट कितना आएगा 2 ईयर के लिए, 1 साल के लिए 10% है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो टोटल ओवरऑल जो इफेक्टिव रेट आएगा वो कितना आएगा 21%। ये 2x है, इसका 8% दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, ये CI पे है ये SI पे है, और 8% है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा 16%। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा x का 21%, ये कितना हो जाएगा 2x का 16%। 2x का 16% कहने का क्या मतलब कि x का 32%। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो x का 11% कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस 990। 11% को हम लोग परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना टाइम्स जाएगा 90 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आएगा 9000। आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए के लिए अमाउंट क्या लिए थे x, तो x का वैल्यू कितना है 900। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 900। तो चलिए ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं सेशन को। ठीक है, तो सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हम लोग को बता सकते हैं कि आपका सुझाव क्या है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना, कोई डाउट्स हो आपको तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं i.g/tutorial। वैसे मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।